नमस्कार बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। हमने बात कर ली थी हाफ रिएक्शन मेथड की, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की, और हमारा ये टॉपिक अब धीरे धीरे नॉर्मलिटी की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि ईद की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को ईद की शुभकामनाएं। आप लोग मुझे सेवई नहीं खिला पाए और इसके लिए मुझे अफसोस है। और सभी बहनों को, सभी भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप सभी जो है हर्षोल्लास से अपने घर में रहकर रक्षाबंधन मनाइएगा। कहीं बाहर मत निकलिएगा बच्चों, अपना खूब ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इस मेथड में क्या है, इस मेथड में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके डायरेक्ट समझाएंगे आपको, और थ्योरी आपको नोट्स दे रखा है तो थ्योरी उसके अंदर पूरा मिल जाएगा। थ्योरी की आपको चिंता नहीं करनी है। तो मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ, थ्योरी आपको वहाँ मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। हाँ, आप थ्योरी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थ्योरी नहीं लिख रहा, बड़ा बोरिंग सा है थ्योरी इसका, इसलिए कि पहला स्टेप ये करो वो करो। इसे मैं डायरेक्ट समझाऊंगा और स्टेप स्टेप उसमें लिखा हुआ है, वो आप लोग देख लेना, है ना। ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है भाई, रिएक्शन में एक H+ का आना ये बताता है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। रिएक्शन में एक H+ का आना ये बताता है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम है। तो हम क्या करते हैं कि पहले एसिडिक मीडियम में सॉल्व करते हैं, बाद में कोई और एग्जांपल लेकर बेसिक मीडियम में सॉल्व कर लेंगे। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का रूल वही है जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में था, वाटर और H+ या वाटर और OH-। जैसे कि एसिडिक मीडियम में क्या था कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया जाता था, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में H+ ऐड किया जाता था। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होता था, वाटर बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन ऐड किया जाता था, वो भी उसी तरफ जिस तरफ की ऑक्सीजन ज़्यादा होता था, और उसके अपोजिट साइड OH- ऐड किया जाता था। ये बेसिक मीडियम में होता था। यही सेम केस यहाँ पर भी है एसिडिक बेसिक का। बस ये ध्यान रखना है कि अब एसिडिक मीडियम में लिख दिया है तो हमने H+ हटा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को देखेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे देखेंगे। रिएक्शन को देखेंगे, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो भी अदर एटम है उनको बैलेंस कर लेंगे। जैसे क्रोमियम कितना है, 2 है, यहाँ पे क्रोमियम कितना 1 है, तो आपने सबसे पहले क्रोमियम को यहाँ 2 कर दिया। एक सल्फर यहाँ पर है, एक सल्फर यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सल्फर दोनों तरफ है, कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है आपको, आगे क्या करना है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम जान तो चुके हैं कि एसिडिक मीडियम में, क्योंकि हमें ऊपर भी कुछ लिखना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2x - 14 = -2, 2x = +12, 2x = कितना है +12 है। और यहाँ पर 2 क्रोमियम का मिला के कितना है +6 है। यहाँ पे एक क्रोमियम के कितना है +6 है, तो 2 क्रोमियम पे कितना है +12 है। भाई x = कितना है +6 है, तो एक क्रोमियम पे +6 है, तो 2 क्रोमियम पे कितना है
+12 और यहाँ पे 2 क्रोमियम पे कितना है +6। तो पहले तो क्या करना है, आपको मेंशन कर देना है सबका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपने यहाँ पे +6 कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा +4। यहाँ पे सल्फर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा +6। ठीक है। अब क्रोमियम में चेंज देखेंगे, तो 2 क्रोमियम है तो 2 पे चेंज देखेंगे। लेफ्ट साइड हमेशा देख लिया जाता है कि कितना एटम है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 में चेंज देखो, 4 है तो 4 में चेंज देखो, 1 है तो 1 ही में चेंज देखो। तो यहाँ पर 2 है तो हमने 2 में चेंज देखने के लिए, तो यहाँ पर 6 × 2 कितना हो गया 12, यहाँ पे 3 × 2 कितना हो गया 6। तो चेंज कितना आया, चेंज आया 6 का। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 6 का। यहाँ पर 4 6 चेंज कितना आया 2 का। एक में चेंज आया 6 का, एक में चेंज आया 2 का। अब क्या करना है कि हमको चेंज बराबर करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, चेंज बराबर करना है। तो चेंज बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये 6 है, ये 2 है, तो अगर 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाएगा। चेंज बराबर करने के लिए आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो चेंज बराबर करने के लिए क्या कर रहे हो भाई, ध्यान भंग हो रहा है। चेंज बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा भाई, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, जहाँ पर भी जैसे भी इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने को आ जाए, इसमें कुछ मल्टीप्लाई, दोनों में हो सकता है मल्टीप्लाई कुछ करना हो, कुल मिला जुला के आपको बराबर करना है। ठीक है। तो आपने बराबर करने के लिए यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप 3 से अपने आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर देंगे, तो कैसे करेंगे आप, तो देखिए Cr2O7 2 माइनस +3SO2 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना है +6, यहाँ पे कितना है +4, यहाँ पे कितना है +6। तो अब अगर आप देखें चेंज, तो यहाँ पर चेंज कितना है, चेंज है 6 का, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, चेंज 6 का हो गया। अब यहाँ पे 4 3 जा कितना हो गया 12, और यहाँ पे 6 3 जा कितना हो गया 18। तो 18 एंड 12 चेंज कितने का हो गया 6 का। अब दोनों में चेंज बराबर हो गया, हमने दोनों में चेंज क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो ये यहाँ तक आपका ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपने पहले क्या करा, सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दी और उसके बाद फिर देखा कि चेंज क्या है और दोनों का चेंज क्या, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, 2 रिएक्शन है भाई। यहाँ पर देखिए +6 से +3 में जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। +4 से +6 में जा रहा हो, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। तो ये इसीलिए चेंज को बराबर किया जा रहा है। तो आपने चेंज को बराबर कर दिया, तो ये एक स्टेप आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ठीक है, तो ज़्यादा नीचे ना जाए, हम ऊपर ही इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा के इस रिएक्शन को ऊपर लिखते हैं। तो हमारा Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी की, तो हमने ये कर दिया। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन किधर कितना है। तो 7 + 6 7 + 6 13, 3 × 4 कितना 12। इधर 12 है, इधर 13 है, उधर 12 है और इधर कितना है 6 + 7 13। तो हमको एक ऑक्सीजन कम लग रहा है यहाँ पे, तो हमने क्या करा, एक H2O जोड़ दिया।
ठीक है। H2O जोड़ा तो उधर 2H प्लस बढ़ गया, तो इधर हमने 2H प्लस ऐड कर दिया, आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। कोई अब इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मेथड ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना ही नहीं है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हुआ तो आपको लगेगा अरे सर बड़ा जल्दी बैलेंस हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा, तो हमको प्रूफ चाहिए, तो आओ प्रूफ देखते हैं। पहले तो ऑक्सीजन आप जानते ही हैं कितना है, दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, क्रोमियम बराबर है, सल्फर बराबर है, इतना आप जानते हैं। अब आप देखिए चार्ज बराबर है कि नहीं, -2 + 2 0, ये -2 और ये +2 तो कितना हो गया 0, ये +6 ये -6 क्या हो गया 0, इधर भी 0 इधर भी 0, चार्ज बैलेंस, तो ये क्या हो गया रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक और ले लें, यहाँ पे हाफ रिएक्शन आधा आधा रिएक्शन नहीं बैलेंस किया जाता, ये एक साथ पूरा ही बैलेंस हो जाता है। तो आओ एक और ले लेते हैं कि थोड़ा सा कहे अरे सर अचानक बैलेंस हो गया समझ में नहीं आया, तो ऐसा होता है कभी कभी। क्या होता है ना कि जैसे सोची हुई चीज़ से ज़्यादा आसान कुछ हो जाता है, तो होता है अरे जल्दी नहीं हो गया सर। तो आओ एक और करके देखते हैं। तो क्या कर, देखिए आइए एक रिएक्शन लेते हैं, एसिडिक मीडियम की ही बात कर रहे हैं, अभी बेसिक मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास है N2O5 प्लस FeO NO, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करा कि उन एटम को बैलेंस कर लिया जो एटम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अलावा है। कितना नाइट्रोजन 2, कितना आयरन 2, बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन पे कितना, तो 2x - 10 = 0, x = कितना +5। एक नाइट्रोजन पे +5 है, दो ने पे नहीं, एक नाइट्रोजन पे +5 है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे कितना है +2, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे कितना है +2, और यहाँ पे एक आयरन पे कितना है +3। यहाँ पे एक आयरन पे +2 और वहाँ पे एक आयरन पे +3, ऑक्सीजन बोल दिया था, आयरन है, ठीक है। चलिए तो अब बात करें आगे। अब देखिए चेंज कितना है, तो 2 × 2 4, और यहाँ पर एक आयरन पे 3 है, तो दो आयरन पे कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना 4, तो चेंज कितने का 2 का, चेंज 2 का। यहाँ पे 5 × 2 कितना 10, 5 × 2 कितना 10, भाई एक नाइट्रोजन पे 5 है तो दो नाइट्रोजन पे कितना हो गया 10। यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे 2 है तो दो नाइट्रोजन पे कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 10 वहाँ पे 4, चेंज कितना 6 का। अब देखिए फिर एक बार वही आ गया कि चेंज हमको बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि इस वाले में हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, इस वाले में क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके एक रिएक्शन लिख दिया N2O5 प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6FeO, ठीक है। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई 3Fe2O3, और इसमें तो कोई मल्टीप्लाई करना नहीं है तो 2N, ठीक है। यहाँ तक हमने रिएक्शन को, अभी हमने पहला स्टेप पार कर लिया। अब आते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे। ऑक्सीजन देखिए 5 + 6 कितना 11, 9 + 2 9 + 2 11। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस है, और अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस है
तो ये रिएक्शन भी बैलेंस है, क्योंकि इसके अंदर तो हाइड्रोजन कुछ है ही नहीं, अब चार्ज कुछ है ही नहीं। अब गिन लो, देख लो, सब कुछ ध्यान से देख लो, रिएक्शन बैलेंस है। ये तो कमाल हो गया, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस ही नहीं करना पड़ा, बहुत आसान रिएक्शन हो गया। देखिए नाइट्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन 5 + 6 कितना 11, 3 × 3 9 + 2 11, आयरन कितना 6, 3 × 2 6, सब बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस है। अच्छा मुझे नहीं पता था कि हाइड्रोजन वाटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने तो अपने मन से रिएक्शन लिया था। आप सोच रहे हो कि सर आसान ले लिया, अरे गधो मैं क्यों आसान लूँगा, मैं हमेशा ही डिफ़िकल्ट लेना चाहूँगा, आसान क्यों लेना चाहूँगा। चलो एक बेसिक मीडियम में करते हैं, बेसिक मीडियम में करते हैं, बेसिक मीडियम में। है ना, बेसिक मीडियम में करते हैं। आइए चलिए, हमारे पास एक MnO4- प्लस Br- BrO3- प्लस MnO2 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब Mn वाले को अलग कर ले लो, Br वाले को अलग कर लो। अच्छा यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, x - 8 = -1, तो x = +7 यहाँ आ जाएगा। इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन है, इसका नहीं है, इसका निकाल लो, इसका नहीं है, इसका निकाल लो, ठीक है, सबका आपने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर चेंज कितना है, चेंज कितने का है 6 का। आप बोलोगे सर यहाँ 1 है, यहाँ पे 5 है, तो चेंज तो 4 का होना चाहिए। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता। चेंज निकालने के लिए क्या करा जाता है, हायर माइनस लोअर। चेंज क्या होता है, हायर माइनस लोअर, हायर ON माइनस लोअर ON लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है चेंज का। तो अब मान लीजिए इसे 5, ये तो +5 -1, तो कितना आ गया 6 आ गया ना चेंज, ऐसे चेंज आता है, समझ गए। हाँ माइनस प्लस का भी थोड़ा खेल समझिए। अब ये +7 है, ये क्या है +4 है, चेंज कितना हो गया 3 का। अब इसमें 3 का चेंज है और इसमें 6 का चेंज है, तो इसमें हम क्या करें, 6 का चेंज बनाते हैं, इसको क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मतलब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो चेंज बराबर हो जाएगा, चेंज बराबर हो जाएगा। तो हमने चेंज बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2MnO4- प्लस Br-, थोड़ा दूर कर देते हैं क्योंकि वाटर और हाइड्रोजन ऐड करना पड़ सकता है, BrO3- प्लस 2MnO2, हाँ जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है बस उसी में। अब जैसे 2 से Mn वाले में करना है तो Br वाले में नहीं कर देना आपको, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन कितना है, तो इधर देखो 8, इधर देखो 6 + 4, 6 + 4 कितना, अरे 6 कहाँ है 3 है, 3 + 4 कितना 7, 3 + 4 कितना 7, और यहाँ पे कितना 8। और रिएक्शन कौन सा है, बेसिक मीडियम में है, तो आपको क्या करना है, जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर ही वाटर जोड़ना है, जितना ऑक्सीजन ज़्यादा है उतना वाटर जोड़ना है। इधर कितना ऑक्सीजन है 8, इधर 7, कितना ज़्यादा कितना हायर है 1 ऑक्सीजन हायर है, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको OH ऐड करना है, तो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, तो एक OH में 1 हाइड्रोजन है, तो 2 OH में 2 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे 2 OH- लिख दो। और अब आप देखेंगे कि आपका रिएक्शन ये हो गया बैलेंस।
चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ रहे हैं इसमें। अब आपका रिएक्शन ये हो गया बैलेंस। कैसे बैलेंस हो गया, आओ देखें। कितना चार्ज है, -2 -1, टोटल कितना, -3। यहाँ पे देखिए -1 -2, टोटल कितना, -3। बाकी सभी एटम पहले से ही बैलेंस है, तो क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस। आया कुछ समझ में? तो देखा बाबू, बड़े मज़ेदार है ये, रिएक्शन बैलेंस हो जाता है, पता भी नहीं चलता इसमें। तो ये बात हुई किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की, कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या था। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ेंगे। ये मैंने अभी तक आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, अब मैं आपको जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसका होम असाइनमेंट आपके उसमें नहीं दिया हुआ है, वो मैं अब अपलोड करूंगा उसको। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका होम असाइनमेंट उसमें नहीं दिया है, वो मैं अपलोड करूंगा, उसकी आप चिंता मत करिएगा। हाँ, जो नोट्स है वो अपलोडेड है। अब क्या है कि अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कैपिटल N से डिनोट कर दिया, वो तो ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर इन पर लीटर सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम, थोड़ा और बढ़िया से लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज known as नॉर्मेलिटी। मतलब नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो है वो है क्या, तो नॉर्मेलिटी को मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, वेट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट वेट की बात हम करते हैं। अब जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया। तो अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की।
कि इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकाला जाए, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए। तो निकालने से पहले हमेशा एक मेरी जो खुद की जिज्ञासा रहती है वो ये रहती है कि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैं खुद आपकी क्लास में बैठा हूँ। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं खुद अपने आप को स्टूडेंट मान के आपकी क्लास में बैठ जाता हूँ। और जब मैं आपकी क्लास में बैठ जाता हूँ तो एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत कमज़ोर स्टूडेंट था अपने टाइम में पढ़ने में, और बहुत कमज़ोर स्टूडेंट होने के कारण मेरे मन में जो जो क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ हमेशा। तो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ वही क्वेश्चन, मतलब जो मैं अपने टीचर से पूछना चाहता था वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे किया जाए। तो आइए इक्विवेलेंट वेट देखा जाए। पहले मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था कि ये इक्विवेलेंट वेट का सर फॉर्मूला बता देते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो हम डेफिनेशन की बात सबसे पहले करते हैं। वेट इन ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड और आयन, वेट ऑफ मतलब एनी सब्सटेंस बोल सकते हैं, वेट इन ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड और आयन। एनी सब्सटेंस या आयन, वेट इन ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड और आयन विच can react or replace 1 gram hydrogen और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम chlorine is known as equivalent weight of that substance। किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो, किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ या तो रिएक्ट करे या उसको रिप्लेस करे। तो सब्सटेंस के उस अमाउंट को, ग्राम में उस अमाउंट को इक्विवेलेंट वेट बोला जाता है उस सब्सटेंस का। समझ गए? उस सब्सटेंस का क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैग्नीशियम है, मान लीजिए मैग्नीशियम है और आपने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दिया, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दिया और ऑक्सीजन ने MgO इसके साथ मिलके बना लिया, 2MgO बना लिया। इस डेफिनेशन को समझना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अब देखिए क्या क्या कितना कितना ग्राम है। जैसे ये 2 मोल है, ये एक मैग्नीशियम का मास जो होता है, एक मोल मैग्नीशियम का मास होता है 24 ग्राम। तो 2 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होगा? 24 × 2 48 ग्राम हो गया, 2 मोल हो गया। 1 मोल ऑक्सीजन O2 का मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो अब देखिए 32 ग्राम रिएक्ट करेगा 48 ग्राम से,
32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 48 ग्राम, देन 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 8 इंटू 48 अपॉन 32, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया, 12 हो गया। भाई यही तो डेफिनेशन है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो कोई एलिमेंट जितना भी उसका मास रिएक्ट करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो 32 ग्राम से इतना रिएक्ट कर रहा है तो 8 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा बता दोगे, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब हमारा जो डेफिनेशन वो डिपेंड कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन पे। 1 ग्राम हाइड्रोजन, अच्छा रिएक्ट और रिप्लेस, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन ये रिप्लेस कर दिया इसने, मतलब पहले H2 था, अब इसके साथ जिंक आ गया, रिप्लेस कर दिया इसने। अच्छा इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, इसके 1 मोल का मास कितना है 65 ग्राम और इसके 1 मोल का मास कितना है 2 ग्राम, भाई H2 है ना तो 2 ग्राम। तो देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 65 ग्राम जिंक, ठीक है। 2 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किससे, 65 ग्राम ऑक्सीजन से, जिंक से। 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा कैसे, 65 इंटू 1/2, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना हो गया 65/2, समझ पाए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर करें इसको। अच्छा मैंने एक ऑक्सीजन से ले लिया, एक हाइड्रोजन से ले लिया, तो एक क्लोरीन से भी लेके बता देते हैं आपको, है ना। क्लोरीन से AlCl3, ठीक है। अब इसका 3 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो एल्युमिनियम के 1 मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होगा, मतलब 27, तो 27 इंटू 2 कितना हो गया 54 ग्राम। अच्छा Cl2 का मास होता है 71 इंटू 3, 71 इंटू 3, अब 71 मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 213 आ गया ग्राम। अब आपको क्या करना है, 213 से रिएक्ट करता है 54, तो 35.5 से कितना रिएक्ट करेगा, बस इतना निकालना, ठीक है भाई। 213 ग्राम Cl2 रिएक्ट विथ 54 ग्राम एल्युमिनियम, 35.5 ग्राम Cl2 रिएक्ट विथ 35.5 इंटू 54 अपॉन 230, ठीक है। तो अब 213 ये कितना हो गया, ये हो गया कितना 76 टाइम चला गया 6 और 54/6, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना आ गया 54/6, दैट इज कितना 9, 54/6 कितना आ गया 9 आ गया। तो ये
इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है, ये पुराना तरीका है, ओल्ड तरीका है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट, कंपाउंड या आयन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन से रिएक्ट ही ना करता हो तो, या उसको रिप्लेस ही ना करता हो तो फिर क्या किया जाए? तो वैसी कंडीशन में क्या इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन ही नहीं निकाली जाएगी? तो नहीं निकाली जाएगी। उसका डेफिनेशन कैसे निकलेगा? वो एक मॉडर्न डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोला गया वो भी सुन लेते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोला गया ये भी सुन लिया जाए। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। मॉडर्न डेफिनेशन क्या था? बड़ा आसान था, सुनने में तो बड़ा आसान ही लगेगा। देखिए, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस में वही है एलिमेंट, कंपाउंड, आयन, कुछ भी रख सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम which either gain or losses 1 mole electron 96500 कूलम चार्ज, 1 mole electron, amount of any substance in gram which either gain or losses 1 mole electron is known as equivalent weight of that सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहा जाएगा। अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वेट आप ले लीजिए जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को मैंने 96500 कूलम चार्ज क्यों बोला? तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये नियर अबाउट 96 ही लिखा है ना, 96500 है, सॉरी 96500 कूलम, 96500 कूलम आता है। और इसको हम 1 फैराडे बोलते हैं, इसको हम 1 फैराडे भी बोलते हैं। तो इसीलिए इस चार्ज को हम बोल देते हैं यहाँ पर। अभी आप अगर नहीं जानते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 मोल से काम आप चला सकते हैं। लेकिन ये जानते रहिए कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर एवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इसके आसपास की वैल्यू आती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। लेकिन फैराडे ने इसी वैल्यू को कांस्टेंट मान के दिया था, इसीलिए सभी लोग इसके मल्टीप्लिकेशन को ये मानते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर टेढ़ा वाला इक्वल लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, ताकि ये समझ जाइए कि हाँ इसको 1 फैराडे बोला जाता है। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई इतना चार्ज, तो वो इतना चार्ज बोल दे, चाहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल दे, एक ही बात है। तो वो क्या करेगा, उस कंपाउंड का वो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ये है मॉडर्न डेफिनेशन। तो अब मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए? मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए? जैसे मान लीजिए कि कॉपर है और इसने क्या करा,
Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दिया, ठीक है, कॉपर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो कॉपर का मॉलिक्यूलर मास 63.5 है। कितना इलेक्ट्रॉन दिया इसने? 2 मोल। भाई ये 1 मोल हो गया। अब 1 मोल का मास कितना? 63.5 ग्राम। तो देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा 63.5 ग्राम से, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस कितने ग्राम से होगा? तो आपको क्या करना है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो आप देखो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कैसे निकलेगा? कितना है? 63.5। कितना मोल इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया? 2 मोल। तो ये उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है। चलिए और लिया जाए। ठीक है, देखिए अब जैसे 2Cl माइनस, क्या दिया इसने? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिया, या ऐसे नहीं करते, उल्टा कर देते हैं। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2Cl माइनस बना दिया, ठीक है। अब ये 1 मोल है और ये कितना है? 2 मोल। तो मैंने बोला कि मास में क्या करना है, जितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होगा उससे डिवाइड कर देना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl कितना होगा? 71/2, 35.5। तो ये तो हम लोगों ने ओल्ड डेफिनेशन में भी देखा था कि 35.5। तो आखिर 35.5 वहाँ पर हम ओल्ड डेफिनेशन में क्लोरीन का 35.5 क्यों ले रहे थे? क्योंकि क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5 था। ऑक्सीजन का 8 क्यों ले रहे थे? क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 8 है। हाइड्रोजन का 1 क्यों ले रहे थे? क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए अभी मैंने क्लोरीन का निकाल के बताया, मैं ऑक्सीजन का भी निकाल के बताता हूँ आपको। ये होता है ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो ये कितना है? 32 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32/4, 8 ग्राम। हाइड्रोजन की बात करें, लॉस या गेन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितना है? 2 ग्राम। ये कितना है? 2 मोल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2/2, 1। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम को रिप्लेस या रिएक्ट करने को क्यों बोल रहे थे? क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है। क्लोरीन के 35.5 ग्राम को रिप्लेस या रिएक्ट करने को क्यों बोल रहे थे? क्योंकि क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 है। ऑक्सीजन का हम 8 ग्राम क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम है। और यही कारण है कि ओल्ड डेफिनेशन भी न्यू डेफिनेशन से एक्सप्लेन हो जाती है, पर न्यू डेफिनेशन जो है ज़्यादा मज़ेदार है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको समझ में आ जाए तो। किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो आप बड़े आराम से इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि बताएं, जैसे देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले ये रिएक्ट करवाया था और आपने मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला था? 12 निकाला था।
अब चलिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसने क्या करा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अगर इसको 1 मोल ले लें तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो 1 मोल का मास कितना गया 24, तो 24/2 कितना हो गया 12। तो मतलब आप न्यू डेफिनेशन से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ओल्ड डेफिनेशन से अगर आप निकालते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए, अच्छा, तो ये तो बात हुई कि इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या है। अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं बताया है, अभी मैंने केवल इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन बताई है। मन में कोई कन्फ्यूजन आपके ना रहे, मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालना अभी नहीं बताया है, मैंने केवल बताया है कि इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या होती है। और डेफिनेशन अगर सीख जाते हैं आप तो इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको धीरे धीरे आने लगेगा, जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊंगा। समझ गए? ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करें इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम कैपिटल ई सी डी नोट कर देंगे। वैसे तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई सी डी नोट होता है, हमारे लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, या ऐसे लिख दे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये ज़्यादा अच्छा है, कैलकुलेट करेंगे हम। तो अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, किसका कैलकुलेट करेंगे? तो ये हुआ कि हम सबका ही कैलकुलेट करेंगे। चलो, हम किसका किसका कैलकुलेट करेंगे पहले ये। जैसे हम बात करेंगे एसिड की, हम बात करेंगे बेस की, हम बात करेंगे सॉल्ट की, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट। हम बात करेंगे एटम की, हम बात करेंगे आयन की, हम बात करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड, आयन, इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन की। मतलब हम बात करेंगे इन 1 2 3 4 5 6 चीज़ों की। मतलब 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैं ऑर्डर भूल जाता हूँ, ये लास्ट में आएगा, ये पक्का है, ये दोनों पहले आएंगे, ये तीनों पहले आएंगे, ये पक्का है। इन दोनों में मैं भूल जाता हूँ कि कभी इसको पहले बता देता हूँ, कभी इसको पहले, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 6 तरह से हम, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर अब लिख के मिटा दूंगा। अभी वीडियो में मैंने क्या बोला मैं भूल जाऊँगा। वीडियो में तो आप देखते हैं ना, मैं तो नहीं देखता वीडियो, मुझे अपना वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे तो केवल ये देखना पड़ता है कि वीडियो की क्वालिटी सही है कि नहीं, बाकी मुझे वीडियो में कुछ देखना नहीं पड़ता। तो मैं आपको ये 6 चीज़ें बताऊंगा। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसकी, एसिड की। लेकिन एसिड की, बेस की, सॉल्ट की, सबकी बात करेगा तेरा फैजल। उससे पहले हम ये बात कर ले कि इक्विवेलेंट वेट से इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे। पहले तो इसको मिटा दे। ठीक है, तो देखिए ई क्या है हमारा, ई इक्विवेलेंट वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास बोल सकते हो, और एटॉमिक वेट। भाई अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है, एसिड बेस सॉल्ट है तो मॉलिक्यूलर वेट ले लेगा। अगर आयन है तो आयनिक वेट। अब आप आयनिक वेट आपको सब लग रही है सर नया चीज़ है, आयनिक वेट हमको नहीं पता। कोई बात नहीं, आयन आएगा तो आयनिक वेट भी पता चल जाएगा, चिंता क्या करते हो। मैं कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, अपॉन एन फैक्टर,
अच्छा, एन फैक्टर को कुछ लोग वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। मैंने दोनों इसलिए बोल दिया कि मैं एन फैक्टर बोलूंगा, पर ये आप जानते रहिए कि कोई वैलेंसी फैक्टर बोल दे तो आप समझिएगा कि एन फैक्टर ही क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। अब बात क्या आई? बात ये आई कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है या आयनिक मास है या वेट है, उसमें किसी चीज से डिवाइड करना है, किसी चीज से डिवाइड करना है। जिस चीज से डिवाइड करना है उसका नाम एन फैक्टर है। जिस चीज से डिवाइड करना है उसका नाम एन फैक्टर है। एन फैक्टर तो एक कॉमन नेम है। एसिड के लिए एन फैक्टर का नाम अलग होगा। वहां पे एसिड के लिए एन फैक्टर का नाम होता है बेसिसिटी। बेस के लिए एन फैक्टर का नाम होता है एसिडिटी, वही वाली एसिडिटी, स्पेलिंग वही है। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर का नाम होता है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एटम के लिए एन फैक्टर का नाम होता है वैलेंसी। आयन के लिए एन फैक्टर का नाम होता है चार्ज ऑन आयन। और रिएक्शन, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कंपाउंड के लिए एन फैक्टर का नाम होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एन फैक्टर के नाम अलग अलग है, हमने सबको मिलाकर एक साथ एन फैक्टर बोल दिया है। लेकिन अब हम अलग अलग एन फैक्टर सबके लिए कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब अब हम सबके लिए अलग अलग तरीके से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा, फर्स्ट हेडिंग होगा, वो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट आप निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एसिड लिख सकते हैं आप पूरा, ऐसे तो बेसिसिटी लिख दीजिए, एसिड का तो बात कर ही रहे हैं। तो अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट में आपने किससे डिवाइड किया, बेसिसिटी से। और हमारा जो मेन फॉर्मूला था उसमें क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो इसका मतलब है बेसिसिटी ही क्या है, यही क्या है, एन फैक्टर है फॉर एसिड। एन फैक्टर है फॉर एसिड। लेकिन आखिर ये एन फैक्टर है क्या, एन फैक्टर जब तक समझेंगे नहीं तब तक, या बेसिसिटी है क्या जब तक नहीं पता रहेगा तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, समझते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड, नंबर ऑफ H plus ion given by an acid molecule, number of H plus ion given by an acid molecule or number of lone pair accepted by Lewis acid is known as basicity of एसिड। देखिए एसिड दो तरह के होते हैं, एक वो जो H प्लस देते हैं, दूसरे वो जो जिनके पास H तो होता ही नहीं है। तो जिनके पास H नहीं होता, ऐसा नहीं हो कि वो एसिड हो नहीं सकते, वो एसिड हो सकते हैं।
अगर वो किसी दूसरे बाहरी किसी स्पीसीज से, एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल से लोन पेयर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो जो लोन पेयर ले रहा है उसको लुईस एसिड बोलते हैं, LEWIS, लुईस एसिड बोलते हैं। और जो लोन पेयर दे रहा है, जो भी स्पीसीज लोन पेयर दे रही है, उसको लुईस बेस बोलते हैं। तो कोई भी लुईस एसिड जितना लोन पेयर लेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए लेते हैं ये सब, कोई भी लोन एसिड जितना लोन पेयर लेगा उस लोन पेयर के नंबर को गिन लो, वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। और कोई एसिड अगर जो H+ देता है, कोई एसिड जितना H+ देगा वही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट और लिखेंगे, इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड। 11th के बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि बहुत सी चीज़ों के सब नामों के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको समझा नहीं पाते हैं, समझा देते हैं। पर क्या होता है कि चीज़ें आगे आने वाली जो चीज़ें होती है, आगे किसी चैप्टर में आने वाली जो चीज़ें हैं, उनके नाम अभी से आने लगते हैं। तो जब उनके नाम अभी से आने लगते हैं तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि 10th ही तो पढ़ के आया है बेचारा, पतली पतली सी किताब पढ़ के अचानक इतना मोटा जो है वो गड़बड़। वो सोचा कि जितनी तो सर हमारी जितनी मोटी तो हमारी बुक थी, उतनी मोटी तो आपकी मोल कॉन्सेप्ट की नोट्स है। खाली उतनी मोटी तो आप अगर हम प्रिंट करा दे तो उतनी मोटी मोल कॉन्सेप्ट की नोट्स हो जाएगी जितनी मोटी में हमारी पूरी किताब थी। तो डर तो लगेगा अगले को, क्योंकि अगर मेरा सारा नोट्स मैं दे दूं, एक दिन कैमरा घुमा के आपको दिखाऊंगा अपना सारा नोट्स जहां पर रखा हुआ है, तो इस तरीके से ऐसे ये भरा है, ये भरा है और ये इतना भरा है, मतलब इतना लिखा हुआ पड़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओ, तुम यहाँ मत देखोगे, सारी डायरिया तो नीचे पड़ी है तुम यहाँ नाप रहे हो, नहीं यहाँ नहीं, सारी डायरिया नीचे पड़ी है, यहाँ से उठा ले गए थे ना, वो एसी पानी टपक रहा था। तो हाँ, तो नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एन एसिड मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय लुईस एसिड इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड क्या होता है, एसिड which have hydrogen and oxygen। ऑक्सी एसिड उनको बोला जाता है जिनके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, जैसे H2SO4 इसके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, H3PO4 इसके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। तो इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड only those H+ ions are counted for basicity, which are directly attached with oxygen एटम। अगर ऑक्सी एसिड है तो केवल उन्हीं हाइड्रोजन एटम को गिनते हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं, बाकी हाइड्रोजन को नहीं गिनते। तो आपको इसकी मीनिंग अभी आप समझ में आ जाएगी, मैं समझा दूंगा, पूरा समझाऊंगा। ये आप लिख ही लेंगे, मैं मिटा दूं इसको, ये आप तो लिख ही लेंगे, मैं मिटा दूं। मिटाने के बाद अपन को क्या करना है कि बहुत जोरदार काम करना है इस पे।
अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसिड, और यहाँ पे क्या करते रहे, बेसिसिटी। बेसिसिटी के बगल में क्या लिख दे रहे हैं, एन फैक्टर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बेसिसिटी ही क्या है, एन फैक्टर है। गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। तो HCl एक H प्लस देगा, HBr ये भी एक H प्लस देगा, HI ये भी एक H प्लस देगा, ठीक है। H2SO4 ये क्या करेगा, 2H प्लस देगा। S3PO4 ये क्या करेगा, 3H प्लस देगा। S3PO3 ये क्या करेगा, 2H प्लस देगा। S3PO2 ये क्या करेगा, 1H प्लस देगा। S3BO3 इसका जो है एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। CS3COOH इसका क्या होगा, 1 होगा। HCOOH इसका क्या होगा, 1 होगा। H2CO3 इसका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। कुछ एसिड मैंने लिखा है जिनके एन फैक्टर के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एन फैक्टर के बारे में मैंने लिख दिया है, लेकिन आप वीडियो में से निकल के बोल तो सकते नहीं हैं, और मन में कुड़बुड़ा रहा होगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप बता नहीं रहे। मैं जानता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं एज ए स्टूडेंट अपने आप को बिठा लेता हूँ। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको शायद ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, ये तो 2H प्लस दे ही रहा, आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। बाकी समझ में आ रहा है, 3 3 2 2 और यहाँ 1 1 1, ठीक है। यहाँ भी 2H ये 2, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है, बस बाकी अपने को इतना ही नहीं समझ में आ रहा है। तो जो नहीं समझ में आ रहा है उसकी बात करेंगे, जो नहीं समझ में आ रहा है उसकी बात करेंगे, जो समझ में आ रहा है उसकी भी बात कर लेंगे। अब देखिए इन सब के एन फैक्टर के बारे में मैंने लिख रखा है, ध्यान से देख लीजिए, सबका स्ट्रक्चर देख लीजिए, घूम फिर के मैं हट गया ताकि एक बार आपको सब दिख जाए, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि केवल वही H प्लस निकलेंगे, वही हाइड्रोजन निकलेंगे जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हों ऑक्सी एसिड में। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीजन से 3 है, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया, यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। यहाँ पर केवल 2 जुड़े हैं, एक तो फॉस्फोरस से अटैच्ड है, तो फॉस्फोरस वाला तो टूटेगा नहीं, तो केवल ये 2 टूटेंगे, एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर केवल 1 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1, क्योंकि 2 फॉस्फोरस से अटैच्ड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये तीनों कार्बन से अटैच्ड है, यही ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर ये कार्बन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन से एक ही अटैच्ड है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। अब बचा वो, आप सोच रहे होंगे कि इसको छोड़ दिया क्या आपने, नहीं छोड़ा नहीं है,
समझाना है। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूजन है कि यहाँ मैंने n फैक्टर लिखा है कितना 1, वहाँ पे क्या लिखा है 1, पर आपको लगेगा कि सर ये तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से भी 3 हो रहा है कि ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हो, उसके बावजूद भी 1 क्यों? क्योंकि H3BO3 H+ देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता H+? क्योंकि बोरॉन भाई हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना, शेयरिंग करेगा तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप देखें तो 2 + 2 + 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या है? ये एक लुईस एसिड है। और अगर ये एक लुईस एसिड है तो बोरॉन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर बोलेंगे। तो ये क्या करता है? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 लोन पेयर लेता है, इसीलिए इसका n फैक्टर कितना है? 1 है। 1 लोन पेयर लेता है, इसीलिए इसका n फैक्टर कितना है? 1 है। अब ये यहाँ पर क्लास को कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको, इस पे कुछ क्वेश्चन करा के तब बेसिसिटी वाले पर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, नमस्कार।